4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। 300 पुलिस वालों ने 80 घंटे में सुलझाया केस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। सर्दी का मौसम था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पोस इलाके में एक युवती फटे कपड़ों में मिली। युवती ने बताया उसके साथ गैंगरेप हुआ है। 4 लोगों पर आरोप था। केस इतना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 300 पुलिसकर्मी इसे सोल्व करने में लगाए गए। 80 घंटे नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन के बाद केस में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। साल 2018 की बात है। जनवरी का महीना था। कड़ाके की सर्दी के बीच कई जगह तापमान माइनस में पहुंच गया था। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी भी ठंड से कांप रहे थे जब 10 जनवरी को सुबह 5 बजे अचानक फोन की घंटी बजती है। कंट्रोल रूम में हीटर पर हाथ सेक रहे ड्यूटी ऑफिसर ने फोन उठाया। दूसरी ओर किसी लड़की ने रोते हुए दबी आवाज में कहा, हेलो सर। गैंगरेप की बात सुनकर ड्यूटी अफसर चौंक गया। अगले ही पल उसने लड़की के नाम पता पूछा, उसे सांत्वना और दिलासा देते हुए कहा, तुम वहीं रुको, हम पुलिस की गाड़ी भेज रहे हैं। ड्यूटी अफसर ने तुरंत वायरलेस मैसेज भेजकर पेट्रोलिंग टीम को मौके पर जाने को कहा। इसके बाद बड़े पुलिस अधिकारियों को इस वारदात की सूचना दी गई। MNI मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के मालवीय नगर में स्थित है। MNIT के ठीक सामने पुलिस अधिकारियों को वह लड़की मिल गई। उसके फटे कपड़े थे और ठंड में वह कांप रही थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया है। अधिकारियों ने लड़की को दिलासा देकर पुलिस की गाड़ी में बिठाया और सदर थाने ले गए। थाने पहुंचकर महिला कांस्टेबल ने उसे पहनने के लिए जैकेट दिया। लड़की कुछ सामान्य हुई तो पुलिस अधिकारियों ने उसे वारदात के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि वह जयपुर के जगतपुरा में अपने पिता व भाई के साथ रहती है। वो लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं। कुछ महीने पहले ही जयपुर आए हैं। लड़की ने आगे बताया कि वह 9 जनवरी को अलवर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का एग्जाम देकर ट्रेन से जयपुर वापस आई थी। ट्रेन से जयपुर जंक्शन पर उतरकर वह शाम करीब 7:15 बजे स्टेशन से बाहर निकली। उसे जगतपुरा अपने घर जाना था। वह गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी एक ऑटो वाला वहां आया। उसने ऑटो वाले से पूछा कि जगतपुरा फाटक चलोगे? तो उसने कहा 20 रुपए लगेंगे। वह उस ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला सिंधी कैंप नारायण सिंह सर्किल से होते हुए 2-3 घंटे तक घुमाता रहा। बाद में वह उसे एक ग्राउंड में ले गया। वहां चारों ने बारी बारी करके उसके साथ रेप किया। रेप करने वाले 2 लड़के आपस में एक दूसरे का नाम संदीप और ब्रजेश ले रहे थे। रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को मारने की नीयत से एक बोतल में भरा सफेद रंग का ड्रिंक भी जबरन पिलाया। वह ड्रिंक पीने के बाद उसे उल्टी कर दी। लड़कों की उम्र 20 से 25 साल थी। बाद में वे चारों उसे उसी ऑटो में बैठाकर एक अनजान जगह पर छोड़ गए। जाने से पहले उन लड़कों ने उस लड़की को धमकी दी कि उन्होंने उसके साथ रेप की वीडियो क्लिप बना ली है। किसी को बताया तो वह इसे इंटरनेट पर डाल देंगे। उन सब के जाने के बाद उसने वहां एक राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि यह जगह MNIT के पास है। इसके बाद वह एक बुजुर्ग की मदद से उस सेल्टर पर पहुंची और पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन किया। पीड़िता से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी और थाने बुलाया। बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बारे में जानकर पिता फपक कर रोने लगा। पता चला कि वह मानसिक रूप से कमजोर थे। पीड़ित का छोटा भाई भी पिता के साथ आया था। लड़की का अपहरण रेलवे स्टेशन इलाके से हुआ था। ऐसे में पुलिस ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि लड़की जहां मिली थी वह इलाका जवाहर नगर सर्किल थाने से तहत आता था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता को फिर अस्पताल ले जाया गया। बोर्ड से मेडिकल जांच कराई गई तो रेप की पुष्टि हुई। इधर राजधानी में गैंगरेप की घटना से हर किसी को सकते में डाल दिया। तत्कालीन जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी। एक फुटेज में युवती स्टेशन से बाहर जाती नजर आ रही थी। स्टेशन के बाहर 3 जगह पर CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन वो खराब पड़े थे। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले स्टेशन एरिया में ऑटो ड्राइवरों की से इंक्वायरी की। युवती ने पुलिस को बताया कि जिस ऑटो में उसे लेकर वो हरे पीले रंग का था। हालांकि इस सुराग से पुलिस को विशेष मदद नहीं मिली, क्योंकि जयपुर में ऐसे हरे पीले CNG से चलने वाले ऑटो की तादाद हजारों में थी।
इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल निकलवाई। साथ ही मोबाइल टावर के आधार पर भी आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की गई। आरोपियों का सुराग नहीं लग रहा था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ सामाजिक संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप की घटना के विरोध में स्टैचू सर्किल पर कैंडल मार्च भी निकाला था। लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। स्थिति को देखते हुए तत्कालीन डीजीपी मनोज भट्ट ने पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल को आरोपियों को जल्द से जल्द पता लगाने को कहा। रात भर इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरे दिन सुबह से ही पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापे मारने लगी। आरोपी ऑटो ड्राइवर का पता लगाने के लिए पूरे शहर में अभियान चलाया गया। ऑटो ड्राइवर यूनियनों के पदाधिकारियों से बात की गई। पुलिस को पीड़ित ने रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठने के बाद सिंधी कैंप, नारायण सिंह सर्किल तक जिन रास्तों में ऑटो के जाने की बात बताई गई थी, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। पुलिस की एक टीम पीड़ित को लेकर शहर में उस जगह का पता लगाने का प्रयास करती रही जहां उसके साथ गैंगरेप हुआ। पीड़ित को उसके बताए रास्ते के सभी पार्क व खाली पड़े प्लाट दिखाए गए। पीड़िता ने किसी भी प्लाट या पार्क की पहचान नहीं की। इसी बीच राज्य महिला आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर डीजीपी को पीड़िता से गैंगरेप के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हैं या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी। इन्वेस्टिगेशन में लगे पुलिस अधिकारियों ने मीटिंग करके पूरे मामले पर फिर से प्लान किया। इस मीटिंग में हुए डिस्कशन में यह बात सामने आई कि ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पीड़िता ने अपने भाई को फोन करके कहा था कि घर पहुंचने में देर हो जाएगी, वह घर पर देर से आएगी, वह खाना खाकर सो जाए। उसने घर लेट पहुंचने की बात क्यों कही थी? इसके अलावा अकेली लड़की होने के बावजूद वह ऑटो में 3 लड़कों के साथ क्यों बैठी? इतनी कड़ाके की ठंड में रात भर वह पार्क में कैसे रही? दुष्कर्म करने वाले उसे पार्क में छोड़कर क्यों नहीं गए? उन्होंने उसे MNIT पर ले जाकर क्यों छोड़ा? आरोपी उसका मोबाइल छीनकर क्यों नहीं ले गए? ये सवाल उभरे तो पुलिस ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। यह भी आशंका जताई गई कि कहीं कोई व्यक्ति अलवर से ही पीड़िता का पीछा तो नहीं कर रहा था। शायद उसी ने जयपुर पहुंचकर अपने साथियों की मदद से दरिंदगी की हो। इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम अलवर स्टेशन पर जांच के लिए भेजी गई। तीसरे दिन पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। पीड़िता के मोबाइल की फोन डिटेल निकाली गई। उसकी 9 जनवरी को जिन लोगों से बात हुई थी उनसे पूछताछ की गई। पीड़ित से भी अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। उसके परिचित युवकों से भी पूछताछ की गई। पीड़िता के परिवार के बारे में जांच के लिए एक टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर भेजी गई। पुलिस ने अब उन दोनों युवकों संदीप और ब्रजेश का पता भी लगा लिया, जिनके नाम पीड़िता ने बताए थे। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सबूत जुटाने में लग गई। तीसरे दिन रात भर और चौथे दिन दोपहर तक की जांच के बाद पुलिस ने जयपुर शहर के बहुचर्चित और पीड़ित द्वारा बताए गए गैंगरेप का खुलासा कर दिया। 13 जनवरी को पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कहानी बयान कर दी। आप सभी सुनकर चौंक जाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीड़िता का नाम आरती है। आरती ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषिराज मीणा के साथ मिलकर एक नर्सिंग स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए वसूलने के लिए किडनैपिंग और गैंगरेप की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने इस मामले में आरती और ऋषिराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 80 घंटे तक 300 पुलिसकर्मियों ने लगातार इस केस में जानकारी जुटाई और मामले का खुलासा किया। आरती अपने 2 भाई और 2 बहनों के साथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहती थी। उसकी मां की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसके पिता मानसिक रूप से कमजोर थे। घर की आर्थिक हालात ज्यादा ठीक नहीं थी। वारदात से करीब 2 साल पहले घर में आरती अपने अविवाहित भाई से झगड़ा हो गया। तब वह नाराज होकर अपनी बुआ के पास काशीपुर चली गई। काशीपुर में रहते हुए वह प्राइवेट ग्रेजुएशन करने लगी। साथ ही वह सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगी। करीब 5-6 महीने पहले सवाई माधोपुर का ऋषिराज मीणा किसी काम से काशीपुर गया था, जहां उसकी मुलाकात आरती से हुई। 2-4 दिन वहां रहने के दौरान ऋषिराज की आरती से दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। बाद में ऋषिराज जयपुर आ गया। इसके बाद भी आरती और ऋषिराज में लगातार बातें होती रही। आरती आगरा रहने लगी। उस दौरान भी ऋषिराज की उससे लगातार बातें होती रही। कई बार बातों बातों में आरती ने ऋषिराज को अपनी फैमिली कंडीशन अच्छी न होने की बात बताई, नौकरी करने की बात बताई। इस पर ऋषिराज ने उसे जल्दी ही रेलवे में नौकरी लगवाने का विश्वास दिलाया। घटना के करीब 3 महीने पहले ऋषिराज ने आरती को फोन करके कहा कि वह जयपुर आ जाए, वह उसे किराए का मकान दिलवा देगा। जयपुर में रहेगी तो नौकरी तलाशने में आसानी रहेगी। ऋषिराज के कहने पर आरती जयपुर
जयपुर आ गई। ऋषिराज ने जगतपुरा की सरस्वती कॉलोनी में उसे किराए का मकान भी दिलवा दिया। ऋषिराज तो आरती का पहले से ही जानने वाला था। जयपुर में उसकी कई दूसरे अन्य युवकों से भी दोस्ती हो गई थी। युवकों से दोस्ती के चलते मकान मालिक ने उसे वहां से निकाल दिया था। आरती ने ऋषिराज को समस्या बताई। उसने जगतपुरा में ही जगदीशपुरी कॉलोनी में उसे किराए का दूसरा मकान दिलवा दिया। कुछ टाइम बाद वह अपने पिता व छोटे भाई को भी जयपुर ले आई। जयपुर आकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगी। आरती ने कुछ समय पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। उसका परीक्षा केंद्र अलवर में था। 9 जनवरी को उसका एग्जाम था। परीक्षा देने वह जयपुर से अलवर आई। एग्जाम होने के बाद वह 9 जनवरी को अलवर से शाम को मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस में सवार होकर 7:15 बजे जयपुर जंक्शन पर उतरी। ट्रेन से उतरकर आरती ने करीब 7:20 पर अपने छोटे भाई को फोन करके कहा उसे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, वे लोग खाना खाकर सो जाएं। वह जब घर आएगी तो दरवाजा खटखटा देगी। इसके बाद आरती जयपुर जंक्शन में ऑटो में बैठकर जगतपुरा पहुंची। वहां उसे ऋषिराज मीणा मिला। ऋषिराज ने ऑटो का 180 रुपए किराया चुकाया। ऋषिराज आरती को बाइक से जगतपुरा के प्रेमनगर स्थित अपने फ्लैट नंबर 280 पर ले गया। प्लान के अनुसार आरती ने रात करीब 10 बजे अपने परिचित युवक संदीप लांबा को भी वहां बुला लिया। संदीप नर्सिंग के 2nd ईयर का स्टूडेंट था। वह जयपुर में गुर्जर की धड़ी पर किराए के मकान में रहता था। उसकी करीब 1 महीने पहले ही आरती से दोस्ती हुई थी। दूसरे बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर केस में फंसाने की धमकी दी गई। संदीप ने आरती के घर जाने के लिए अपने एक दोस्त पोलू जाट से 500 रुपए उधार लिए। उसने आरती के लिए चॉकलेट खरीदी। इसके बाद वह लो फ्लोर उससे रात करीब 10 बजे जगतपुरा पहुंचा। रात का समय होने और उस फ्लैट की सही लोकेशन न मिलने पर संदीप ने आरती को 3-4 बार फोन किया। इस पर आरती उसे लेने के लिए पैदल ही जगतपुरा रेलवे लाइन तक अकेली निकल गई। रेलवे लाइन से वह संदीप को अपने साथ ऋषिराज के प्रेमनगर स्थित फ्लैट पर ले गई। संदीप के पहुंचने पर ऋषिराज फ्लैट में छिप गया। आरती संदीप को एक कमरे में ले गई। वहां दोनों ने संबंध बनाया। इसके बाद आरती ने बहाने से संदीप का मोबाइल लिया और अपने सारे कॉल और मैसेज भी हिस्ट्री डिलीट कर दी। आरती ने संदीप के पर्स से तलाशी ली और उसके डेबिट व क्रेडिट कार्ड देखे। इसके बाद आरती ने संदीप को धमकाना स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर मोटी रकम मांगी। संदीप के मना करने पर आरती ने उसका ATM कार्ड ले लिया और उसका पासवर्ड भी पूछ लिया। उसे फ्लैट से निकल जाने को कहा। वह वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद आरती ने उसे फोन कर जल्दी से रकम का इंतजाम करने को कहा। संदीप के जाने के बाद उसी फ्लैट में छिपा ऋषिराज मीणा कमरे में आ गया। सुबह करीब 5 बजे वह पीड़िता को बाइक पर बैठाकर MNIT के सामने ले गया। वहां उसने आरती के मुंह पर कीटनाशक एल्ड्रीन का घोल लगाया और उसके कपड़ों पर कीटनाशक छिड़क दिया। ऋषिराज ने आरती से कहा कि वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके अपने साथ किडनैप और गैंगरेप होने की सूचना शेयर कर दे। यह कहकर ऋषिराज वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरती ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। इधर आरती को MNIT के बाहर छोड़ने के बाद ऋषिराज अपने फ्लैट पर पहुंचा और सामान समेटकर कमरे को खाली करके फरार हो गया। पुलिस पूछताछ में पहले तो आरती ऋषिराज के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही थी। जब मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पकड़कर पुलिस ने दोनों का आमना सामना कराया तो आरती ने सारा सच बता दिया। पड़ताल में पता चला कि दोनों ब्लैकमेलिंग करने के लिए पहले युवकों को ढूंढते थे और फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे रकम ऐंठते थे। इस मामले में आरती ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय संदीप और ब्रजेश का नाम लिया था। संदीप ने आरती से उसकी सहमति से रिलेशन बनाए थे। संदीप से आरती को कुछ नहीं मिला तो उसने पुलिस के सामने संदीप का नाम ले लिया। संदीप खुद को बैंक मैनेजर का लड़का बताता था, इसलिए आरती को उससे मोटी रकम मिलने की उम्मीद थी। संदीप लांबा को जब इस साजिश का पता चला तो उसके सामने से ही जवाहर सर्किल थाने में खुद के साथ ब्लैकमेलिंग व इस साजिश की लिखित रिपोर्ट दी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि आरती ब्रजेश से पहले भी इस तरह से परिचित थी। उसकी फोन पर बातें होती रहती थी। ऋषिराज ने ही ब्रजेश को आरती से मिलवाया था। आरती ब्रजेश को फोन करके बुलाती थी लेकिन वह उनके झांसे में नहीं आया। पुलिस ने बताया कि ऋषिराज मीणा ने आरती के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई थी। ऋषिराज संदीप और ब्रजेश से करीब 5 लाख रुपए में सौदा करना चाहता था। इन पैसों से वह अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने किडनैपिंग और गैंगरेप की झूठी कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
ऋषिराज मीणा को 13 जनवरी को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन और 15 सिम बरामद किए। ऋषिराज मीणा सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर थाना इलाके के बड़ौद गांव के रहने वाले रामफल मीणा का बेटा था। उसके खिलाफ चोरी व गबन के 2 मामले पहले से दर्ज थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरती के जयपुर आने के बाद ऋषिराज उसके साथ रह रहा था। उसने लोगों को फंसाने के लिए घटना से 20 दिन पहले ही प्रेमनगर में 8,000 रुपए का फ्लैट लिया था। वह जल्दी ही आरती से शादी करना चाहता था और आरती के जरिए लोगों को रेप के केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने के बाद मोटी रकम ऐंठना चाहता था। इसके बाद उसने आरती को ब्रेन वॉश भी कर दिया था। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि ऋषिराज और आरती मिलकर आगरा और मैनपुरी में ब्लैकमेलिंग की 5 वारदात कर चुके हैं। आरती जब काशीपुर छोड़कर आगरा आई थी तो ऋषिराज उससे मिलने आगरा जाया करता था। पुलिस ने 14 जनवरी को ऋषिराज व आरती को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरती और उसके पिता के 4 बैंक खातों में करीब 5 लाख रुपए की रकम जमा है। आरती ने इस रकम के बारे में पुलिस को बताया कि उसके पिता के गांव में जमीन बेची थी, जबकि मैनपुरी से पुलिस को पता चला कि आरती के पिता ने अभी तक कोई जमीन नहीं बेची थी। पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने तक 15 जनवरी को दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने ऋषिराज व आरती को जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।